बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम कुछ छोटे छोटे डाउट्स को क्लियर करेंगे, जो कि लिटरली हम ग्रामर का इस तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं कि मीनिंग बदल जाता है सेंटेंस का, फीलिंग एग्जैक्टली नहीं पहुंच पाती है। जैसे बिकॉज ऑफ और ड्यू टू, दोनों का लगभग सिमिलर मीनिंग है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है और सेंटेंस पे क्या फ़र्क डाल रहे हैं, तो इस चीज़ को हम सीखेंगे। दूसरा, हम कुछ ऐसे रैंडम हिंदी के सेंटेंसेस को सीखेंगे जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन पॉसिबल है ही नहीं, जिनका ट्रांसलेशन है ही नहीं, वो इंग्लिश में अपनी तरीके से बोले जाते हैं। ऑलराइट, सो आई बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। ध्यान से देखना है। द सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग, बस 10-12 मिनट का मैक्सिमम सेशन होगा। ओके। तो रात बहुत घनी है। देखिए, पहले ही सेंटेंस से आपको समझ में आ जाएगा कि जब हम हिंदी से ट्रांसलेशन शुरू करते हैं तो क्या दिक्कत आती है। रात बहुत घनी है, द नाइट इज वेरी डार्क। ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय दिस हिंदी सेंटेंस। घनी नहीं होती है रात, या तो उजियाली होती है या फिर बहुत ज्यादा काली होती है। घनी को अगर हम ट्रांसलेट कर लें तो घनी का मतलब है डेंस्ड। तो रात डेंस्ड नहीं हो सकती ना। द नाइट इज वेरी डार्क, यानी कि रात बहुत ज्यादा काली है आज की। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, हर तरफ सन्नाटा है। हर तरफ सन्नाटा है। इट इज साइलेंट ऑल अराउंड। इट इज साइलेंट ऑल अराउंड। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, इट इज साइलेंस ऑल अराउंड। देखिए, साइलेंट है तो मतलब मैं इस करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। इट इज साइलेंट ऑल अराउंड, दैट नो बडी इज स्पीकिंग। नो बडी इज स्पीकिंग, कोई बोल नहीं रहा है। इट इज साइलेंट ऑल अराउंड। और इट इज साइलेंस ऑल अराउंड जब मैंने कह दिया तो हर तरफ शांति है। साइलेंस मतलब शांति और साइलेंट मतलब शांत। बस इतना सा थोड़ा सा फर्क है। कभी कभी हमें एग्जैक्टली भावना पहुंचानी पड़ जाती है कि इट इज साइलेंस और इट इज साइलेंट। गेटिंग माई पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मैं ही जाग रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मैं ही जाग रहा हूँ, बाकी सारे सो रहे हैं, क्योंकि रात है, बहुत ज़्यादा घनी रात है। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मैं ही जाग रहा हूँ। इट फील्स दैट इट्स ओनली मी हु इज़ अवेक। इट फील्स दैट, ऐसा महसूस हो रहा है। इट फील्स दैट, या फिर आप इतना भी कह सकते हैं, इट फील्स लाइक। अगर मैं अपने को कह रहा हूँ, इट फील्स लाइक इट्स ओनली मी हु इज़ अवेक। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मैं ही जाग रहा हूँ। देखिए, अवेक का इस्तेमाल बस उसी जगह कर लेते हैं जहाँ हम जागने की कंटिन्यूटी बता रहे हैं। इट फील्स दैट इट्स ओनली मी हु इज़ अवेक। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, शायद सब सो रहे होंगे। शायद, अब यहाँ पर मैं अंदाजा लगा रहा हूँ। देखिए, इसमें हम 3 तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं, वैसे तरीके तो 10 से ज़्यादा है, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। शायद सब सो रहे होंगे, छोटा सा डाउट हम इस सेशन में, इस सेंटेंस में क्लियर करते हैं। एवरीवन शुड बी स्लीपिंग। देखिए, इस पे हम बाद में आते हैं, इसको बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप कह सकते हैं मे बी एवरीबडी इज स्लीपिंग। हो सकता है हर कोई सो रहा है। परहैप्स जब कहते हैं, परहैप्स है लिटरल शायद, इसमें कोई भावना नहीं है। परहैप्स है शायद। परहैप्स एवरीबडी इज स्लीपिंग, शायद सब सो रहे हैं। मे बी जब मैंने कह दिया तो हो सकता है सब सो रहे हो। मे बी में मैंने एक भावना दी है कि हो सकता है, मुझे लग रहा है ऐसा। इसके जगह पर हम अगर कह दें एवरीबडी मस्ट बी स्लीपिंग, एवरीबडी मस्ट बी स्लीपिंग जब मैंने कह दिया तो मैंने बहुत ज्यादा श्योरिटी जगा दी, जरूर सबके सब सो रहे होंगे। मस्ट होता है ना कंपलसरी के लिए, तो मैं कह रहा हूँ एवरीबडी मस्ट बी स्लीपिंग, तो मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि 100% सब सो ही रहे होंगे। मैं श्योरिटी बता रहा हूँ। अगर मस्ट से मुझे थोड़ा कम रखना है, मे बी से थोड़ा ज्यादा और मस्ट से थोड़ा कम, तो मैं शुड का इस्तेमाल कर सकता हूँ, एवरीबडी शुड बी स्लीपिंग। हो सकता है कि सब सो रहे हो, तो भावना के ऊपर डिपेंड करेगा। मे बी है थोड़ा सा हल्का फुल्का, हो सकता है सो रहे हो। मस्ट भी गारंटी से सो ही रहे होंगे, और शुड भी लगा दिया तो इन दोनों के बीच का है, तो शुड का इस्तेमाल भी आप थोड़ा सा अंदाजा लगाते समय कर सकते हैं। व्हाट द पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्योंकि रात के 3 बज रहे हैं। क्योंकि रात के 3 बज रहे हैं। अगर इस चीज को कहना है, क्योंकि रात के 3 बज रहे हैं, 2-3 तरीके से इसको कहा जा सकता है। बिल्कुल सिंपल, आप कह सकते हैं बिकॉज इट्स 3 AM भी कह सकते हैं, बिकॉज इट्स 3 in the morning। देखिए, रात के, एक्चुअल में सुबह के 3 बजते हैं, रात के 3 नहीं बजते हैं। सो बिकॉज इट्स 3 in the morning, ये इसको रात को सुबह कर लेना। ओके, क्योंकि सुबह के 3 बजे हैं, बिकॉज इट्स 3 in the morning लगा देंगे, एट द मॉर्निंग, ऑन द मॉर्निंग, थोड़ा सा इस चीज़ का बस ध्यान रखना है आपको। या फिर आप इतना कह सकते हैं बिकॉज इट इज़ 3 AM, 3 PM, जो भी आप टाइम बता रहे हैं। या फिर अगर रात के, शाम के, दोपहर के बता रहे हैं, इट इज़ 3 in the morning, इट इज़ 5 in the evening, इनका इस्तेमाल कर लेते हैं इस तरीके की कंडीशन में। तो अभी सुबह के 3 बजे हैं, इट इज़ 3 in the morning, दैट इज वाई इट इज कंप्लीटली साइलेंट ऑल अराउंड। तो बहुत सारे तरीके होते हैं आपके पास में, थोड़ा थोड़ा सा उसका मीनिंग बदल जाता है। तो बस स्ट्रक्चर्स आपको आने चाहिए कि जहां से भी सेंटेंस शुरू हो गया उसको एंड सही तरीके से कर दें। उस स्ट्रक्चर्स को सीखने के लिए यू जस्ट नीड टू लिसन टू द लाइव कॉन्वर्सेशन।
ट्रांसलेशन किताबें पढ़ के जो फ़ायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ग्रामर अलग चीज़ है एंड नेचुरली स्पोकन इंग्लिश अलग चीज़ है। तो आप हमारी लाइव क्लासेस में एक बार आकर के देखिएगा, जब आएंगे तो आपको खुद से रियलाइज़ हो जाएगा कि यही वो चीज़ है जिसकी आपको ज़रूरत है। दूसरा, सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा और पूरा देखने के बाद फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। फीस बहुत ही कम है। अगर आपको लगता है कि लाइव क्लास अटेंड करनी चाहिए, ज़रूरत महसूस होती है, और अगर आपके पास टाइम है, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा एक बार मुझे व्हाट्सएप ज़रूर करिएगा। फीस बहुत ही मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं, बहुत ही कम। आप एक बार पता तो करके देखिए। ओके, नाउ चलो अपनी परेशानियां गिनवाता हूँ। अब 3 AM, यहाँ इट इज़ 3 in the morning, अब सुबह के 3 बज रहे हैं। चलो मैं अपनी परेशानियां आपको गिनवाता हूँ। लेट मी टेल यू माई प्रॉब्लम्स। कई तरीके से इसको कहा जा सकता है। अब देखिए, पहले तो ये है कि इन चीज़ों से बाहर निकलना है कि परेशानियां गिनवाता हूँ, लेट मी मेक यू काउंट माई प्रॉब्लम्स नहीं कहना है। हम अगर लिटरली हिंदी को ट्रांसलेट कर देते हैं ना, तो इंग्लिश बिगड़ जाती है, या फिर इंग्लिश को ट्रांसलेट कर दूंगा तो हिंदी बिगड़ जाएगी। सिर्फ फीलिंग को बोलना आना चाहिए। लेट मी टेल यू माई प्रॉब्लम्स। देखिए, ऐसी एक कंडीशन होती है। देखिए, लेट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम? हर ऐसी कंडीशन में चलो के लिए, चलो ऐसा कुछ करें। जैसे कहता हूँ मैं कि चलो दिल्ली चलें, लेट्स गो टू दिल्ली। उस कंडीशन से ये आया हुआ है। लेट मी टेल यू माई प्रॉब्लम्स का मतलब ये है कि चलो मैं आपको परेशानियां गिनवाता हूँ। लेट मी का मतलब हम सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि परमिशन नहीं मांग रहे हैं। लेट मी टेल यू माई प्रॉब्लम्स, चलो मैं आपको अपनी परेशानियां गिनवाता हूँ या बताता हूँ। वो खुद से लॉजिक लगाना पड़ता है, वर्ड मीनिंग नहीं निकालना पड़ता है, वर्ड का कोई मीनिंग नहीं होता। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, बाहर का बल्ब खराब हो गया है। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि बाहर का बल्ब खराब हो गया है। सारे शब्द अगर यूज करने की कोशिश करेंगे तो बात नहीं बनेगी। द बल्ब आउटसाइड माई हाउस इज नॉट वर्किंग। द बल्ब आउटसाइड माई हाउस इज नॉट वर्किंग, यानी काम नहीं कर रहा है, जल नहीं रहा है। इसको ऐसे ही कहा जाता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो गया, देन इट इज नॉट वर्किंग, खराब हो गया है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, घर के बाहर घास उगाई है। घर के बाहर घास उग आई है। द ग्रास has grown outside the house. The grass has grown outside the house. यानी घर के बाहर उग गई है। The grass has grown outside the house. घर के बाहर घास उग आई है। और अगर हमें इसको कहना है कि ज्यादा घास उग गई है, the grass has overgrown. अगर हमें कहना है लंबी लंबी घास उगाई है, तब भी हम लंबी लंबी लेंदी या टॉल ग्रास नहीं कहते हैं ना। The grass has overgrown outside my house. मेरे घर के बाहर ओवरग्रो हो गई है, ओवरग्रोन। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, नाली बंद हो गई है। नालियां जो हमारे यहाँ पर होती हैं, नाली बंद हो गई है। द ड्रेन इज ब्लॉक्ड। ड्रेन इज ब्लॉक्ड। ड्रेन को हम नाली कह देते हैं। द ड्रेन इज ब्लॉक्ड, यानी कि नाली बंद हो गई। अब नाली, ड्रेन का मतलब लिटरल नाली नहीं है, कोई भी ऐसी रास्ता जहाँ से पानी होके गुजर रहा है उसको हम ड्रेन कह सकते हैं। नाला, नाली, ड्रेन कह देते हैं उसको। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, जगह जगह पानी भरा पड़ा है। जगह जगह पानी भरा पड़ा है। द वाटर इज फिल्ड एट मैनी प्लेसेस। द वाटर इज फिल्ड एट मैनी प्लेसेस। कई जगह पर पानी भर गया है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, बाइक की हेडलाइट जल नहीं रही है। मेरी जो बाइक है, बाइक की हेडलाइट जल नहीं रही है। बाइक्स हेडलाइट इजंट वर्किंग। फिर से वही आ गया कि जल नहीं रही है, बाइक्स हेडलाइट इजंट वर्किंग। देखिए, ये बाइक्स एस कौन सा वाला है? माई फादर्स नेम इज दिस, माई मदर्स नेम इज दिस, तो उसकी जगह पर हमने कह दिया है बाइक्स, यानी कि बाइक की हेडलाइट इजंट वर्किंग, यानी बाइक की हेडलाइट जल नहीं रही है। और भी परेशानियां अभी बाकी हैं। शायद बारिश से खराब हो गई है, यानी कि माई बाइक्स हेडलाइट इजंट वर्किंग, शायद बारिश से खराब हो गई है। परहैप्स इट गॉट डैमेज ड्यू टू द रेन। परहैप्स इट गॉट डैमेज ड्यू टू द रेन। देखिए, इस सेंटेंस में मैं दो चीज़ें आपको बताता हूँ। एक तो चीज़ है कि डैमेज का मतलब सिर्फ कोई चीज़ फिजिकली टूटना नहीं है। डैमेज आप कोई, जैसे बल्ब खराब हुआ है, टीवी खराब हुआ है, तो इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भले फिजिकली नहीं टूटा है, काम नहीं कर रहा है, देन इट इज डैमेज। ऑलराइट, परहैप्स इट गॉट डैमेज ड्यू टू द रेन। देखिए, ड्यू टू द रेन और बिकॉज ऑफ द रेन, दो तरीके से इसको मैं कह सकता हूँ। परहैप्स इट इज डैमेज्ड बिकॉज ऑफ द रेन, या फिर परहैप्स इट इज डैमेज्ड ड्यू टू द रेन। इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है। जब मैंने ड्यू टू का इस्तेमाल कर लिया इस सेंटेंस में, तो मैं डायरेक्टली रेन को ब्लेम कर रहा हूँ, रेन पे डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा हूँ कि बारिश की ही वजह से। स्पेसिफिक हूँ मैं इस चीज़ में। हाँ, अगर मैं यहाँ पर कह दूँ परहैप्स इट इज़ डैमेज्ड बिकॉज ऑफ द रेन, तो एक रीज़न बता रहा हूँ, मैं डायरेक्टली रेन को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि अगर हम दूसरा इसका एग्जाम्पल लें, तो एक सेंटेंस है हमारे पास में, ही कुडंट अटेंड द पार्टी ड्यू टू हिज एग्जाम्स। तो मैंने बिल्कुल स्पेसिफिक क्लियरली कह दिया, ही कुडंट अटेंड द पार्टी ड्यू टू हिज एग्जाम्स। एग्जाम ही अकेले कारण थे जिसकी वजह से पार्टी अटेंड नहीं कर पाया। अगर मैं कह दूं ही कुडंट अटेंड द पार्टी बिकॉज ऑफ हिज एग्जाम्स, एग्जाम्स एक रीजन हो सकता है कई सारे रीजंस का, तो ड्यू टू है स्ट्रेट फॉरवर्ड और बिकॉज ऑफ है
जिसमें हमने कह दिया कि ये भी एक रीजन हो सकता है ओवरऑल, लेकिन हम बिल्कुल स्पेसिफिक उंगली नहीं उठा रहे उस चीज़ के ऊपर। ही कुडेंट अटेंड द पार्टी ड्यू टू हिज एग्जाम्स, यानी कि अपने एग्जाम की वजह से पार्टी बिल्कुल अटेंड नहीं कर पाया। ही कुडेंट अटेंड द पार्टी बिकॉज ऑफ हिज एग्जाम्स, एग्जाम की वजह से हो सकता है कि पार्टी अटेंड नहीं कर पाया। देयर मे बी सम अदर रीजंस एज वेल, कुछ और रीजंस भी इसके पीछे हो सकते हैं। ऑलराइट, गॉट द पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज बर्तन धोने को पड़े। अब कोई काम होने को पड़ा है, बर्तन धोने को पड़े हैं। डिशेस आर येट टू बी डन, डिशेज आर येट टू बी डन। ये देखिए, ये डिशेज के साथ में एक्चुअल में यूज हो जाता है, अपने आप में स्पेसिफिक ही ये एक सेंटेंस है। अगर आपको ये कहना है कि मैं बर्तन धोने जा रहा हूँ, आई एम गोना डू द डिशेज, यानी मैं धोने के लिए जा रहा हूँ। द नेक्स्ट सेंटेंस इज धुले हुए कपड़े सूखे नहीं है, धुले हुए कपड़े सूखे नहीं हैं। द वॉश्ड क्लोथ्स आर एंड ड्राई येट, द वॉश्ड क्लोथ्स यानी जो धुले हुए कपड़े हैं आर एंड ड्राई येट, अभी तक धुले हुए कपड़े सूखे नहीं हैं। ये आर एंड जो है ये आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। द वॉश्ड क्लोथ्स आर एंड ड्राई येट, अभी तक सूखे नहीं है। नाउ धूप निकल नहीं रही है, धूप निकल नहीं रही है, बिल्कुल सिंपल सा इसको कह सकते हैं कई तरीके से। देयर इज नो सन, देयर इज नो सनलाइट, द सन हैजंट कम आउट। कई सारे आपके पास में तरीके हैं। देयर इज नो सन, द सन हैजंट कम आउट। अगर मान के सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा किस तरीके से स्ट्रक्चर करेंगे। मान के चलिए अभी दोपहर हो रही है और मुझसे कोई बंदा कहता है कि भैया बाहर धूप है या नहीं है देख के आओ, तो मैं कह सकता हूँ नो देयर इज नो सन, यानी धूप नहीं निकली है। अब मान के चलिए मुझे कपड़े सुखाने हैं और मैं अब अपना थोड़ा दुख दर्द किसी के साथ में शेयर कर रहा हूँ, तब मैं कह सकता हूँ अरे यार आई हैव टू ड्राई द क्लोथ्स बट द सन हैजंट कम आउट येट, यानी अभी तक सूरज नहीं निकला है। गेटिंग माई पॉइंट। तो हर सिचुएशन में सेंटेंस अपने आप अपने तरीके से बोला जाता है, कोई रूल्स वगैरह नहीं होते हैं। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज हर तरफ सामान फैला पड़ा है, हर तरफ सामान फैला पड़ा है। द थिंग्स आर लाइंग ऑल अराउंड, पड़ा हुआ के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कोई भी चीज़ पड़ी हुई है दैट इज लाइंग, कोई भी चीज़ पड़ी हुई है दैट इज लाइंग, वो पड़ी हुई है। जैसे कि हम कहते हैं ना बेड पे पड़े रहते हो, जस्ट कीप लाइंग इन द बेड। तो थिंग्स आर लाइंग ऑल अराउंड, यानी हर तरफ थिंग्स आर लाइंग, थिंग्स आर लाइंग ऑल अराउंड, हर तरफ सामान फैला पड़ा है। ओके, तो ये सेशन आपको कैसा लगा फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि आप ही के लिए वीडियोस बनाते हैं, आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और पता चलता रहता है कि हमें क्या इंप्रूवमेंट्स करने हैं क्या नहीं करने हैं। गेटिंग माई पॉइंट। आई हैव ऑलरेडी गिवन माई व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। लाइव क्लासेस के बारे में एक बार जानकारी ज़रूर ले लीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहना है। कल मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।